जंग मैदान में नहीं, फैक्ट्रियों में जीती जाती है। पाकिस्तान भारत की 1971 की जंग से यूक्रेन रूस जंग तक इसका प्रमाण है। भारत क्यों बन रहा है दुनिया की डिफेंस फैक्ट्री? 16 दिसंबर 1971 की एक तस्वीर देखिए। इसमें 93,000 सैनिकों का सरेंडर दिखाई देता है। दोस्तों, यह कोई साधारण फोटो नहीं, यह तस्वीर है दुनिया के सबसे बड़े सैन्य आत्मसमर्पण की। लेकिन आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या भारत ने 1971 का युद्ध सिर्फ सैनिकों के बल पर जीता था, या वह जंग कहीं और बहुत पहले चुपचाप जीत ली गई थी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 1971 में भारत की असली ताकत क्या थी। यूक्रेन क्यों हार रहा है जबकि उसके पास हथियार हैं? रूस और चीन क्यों युद्ध से पहले फैक्ट्रियां चलाते हैं? और क्यों आज यूरोप और इजराइल भारत को अपनी डिफेंस फैक्ट्री बनाना चाहते हैं? तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार साथियों, मैं हूं ओपी वशिष्ठ। रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिसंबर 1971 पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारत के सामने थे। अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था। यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा 7th फ्लीट USS इंटरप्राइज जैसा न्यूक्लियर कैरियर बे ऑफ बंगाल में तैनात कर दिया गया। मतलब साफ था, भारत पर दबाव बनाओ और युद्ध रुकवाओ, बांग्लादेश को जन्म लेने से पहले ही मार दो। लेकिन फिर भी भारत जीता, निर्णायक जीत जीता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास सैनिक तो थे, लेकिन लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं थी, लगातार गोला बारूद की सप्लाई नहीं थी और लंबी जंग झेलने की क्षमता भी नहीं थी। भारत के पास एक कॉन्टिन्यूस भूभाग, एक सुरक्षित सप्लाई चेन, सोवियत यूनियन से सुनिश्चित मिलिट्री सपोर्ट और सबसे बड़ी बात, युद्ध के लिए तैयार फैक्ट्रियां थी। यहीं से जन्म लेता है एक बड़ा सत्य: वॉर्स आर वन इन फैक्ट्रीज बिफोर दे आर वन बाय आर्मीज। अब बात आती है यूक्रेन वॉर की। हथियार हैं, पर वह जंग हार क्यों रहा है? 24 फरवरी 2022 रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। यूक्रेन के पास हथियार थे, मिसाइलें थीं और सैनिक भी थे, लेकिन समस्या थी कैपेसिटी की, क्षमता की। यूक्रेन को रोज चाहिए थे 20,000 आर्टिलरी शेल्स, पर वह बना पा रहा था सिर्फ 2,000। और रूस रोज 10,000 शेल्स दाग रहा था, अपनी फैक्ट्रियां 24/7 चला रहा था। सिर्फ एक साल में उत्पादन 2.5 गुना बढ़ा दिया गया। परिणाम हमारे सामने है। यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा, सेना का मनोबल गिरा और दुनिया को एक कड़वा सबक मिला। सबक था, हथियार होना काफ़ी नहीं है, उन्हें लगातार बनाते रहना पड़ता है। चीन और रूस की वेपन कैपेसिटी। रूस जानता है फैक्ट्री ही असली हथियार है, और चीन तो इसे एक स्तर और आगे ले जा चुका है। शिप बिल्डिंग का 50% ग्लोबल आउटपुट, रेयर अर्थ मैग्नेट्स की 90% सप्लाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स, एम्यूनिशन, हर जगह डोमिनेंस है उसकी। उसके पास 600 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और 2030 तक 1,000 वॉरहेड बनाने का अनुमान है। चीन समझ चुका है इंडस्ट्रियल स्केल इटसेल्फ इज अ वेपन सिस्टम। अब सवाल उठता है, यूरोप और इजराइल भारत क्यों आ रहे हैं? यूरोप की फैक्ट्रियां पीस टाइम के लिए बनी थी, युद्ध आया तो सप्लाई फेल हो गई। इजराइल की समस्या अलग है, उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है, लेकिन जियोग्राफी बहुत छोटी है।
और फैक्ट्रियां दुश्मनों की आसान रेंज में हैं। अगर भविष्य में मल्टी फ्रंट वॉर हुआ तो उसकी फैक्ट्रियां पहला सॉफ्ट टारगेट होंगी। इसलिए इस समस्या का समुचित समाधान है ऑफशोर प्रोडक्शन, सेफ, लार्ज स्केल, रिलायबल कंट्री, और वह देश है भारत। पर भारत ही क्यों? अब देखिए वे फैक्ट्स जो हमें गर्व दिलाते हैं। 1.5 लाख करोड़ की डिफेंस इंडस्ट्री। 2, इसमें 23% योगदान प्राइवेट सेक्टर का है। 3, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड को ब्रह्मोस का निर्यात। 4, स्पेस और डिफेंस में प्रोवन एफिशिएंसी दिखाई है। 5, स्टेबल डेमोक्रेसी और प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी। 6, स्ट्रॉन्ग सप्लायर इकोसिस्टम। दुनिया जानती है अगर जंग लंबी चले तो भारत ही सप्लाई चेन सस्टेन कर सकता है। लेकिन सच्चाई यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। ये एक बड़ा मौका है लेकिन एक खतरा भी है। अगर ब्यूरोक्रेटिक डिलेज आए, पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी रही, प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट नहीं मिला तो यह ऐतिहासिक अवसर हाथ से निकल सकता है। और अगर हमने इस मौके को पकड़ा तो भारत सिर्फ युद्ध नहीं रोकेगा, युद्ध की दिशा भी तय करेगा। दोस्तों 1971 में हमने साबित किया हम सिर्फ लड़ते ही नहीं, सोचते भी हैं। आज दुनिया फिर उसी सोच की तरफ देख रही है। अगर आपको यह विश्लेषण गर्व से भर देता है, अगर आपको लगता है कि भारत का भविष्य फैक्ट्रियों, फैसलों और फोकस में है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे राष्ट्रवादी विश्लेषण के लिए रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए मुद्दे, एक नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।